गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था जो अब तक हमने डिस्कस किए। इसमें हिस्ट्री थी और जनरल थी और अकाउंटिंग क्वेश्चन भी था, ठीक है। और रिवीजन मोस्टली कंप्लीट हो गया। कुछ टॉपिक्स है रिवीजन की जो इम्पोर्टेंट भी है, उनको भी लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने जब ओल्ड वीडियोस प्रीवियस वीडियोस जो लिए थे क्लास में थी, तो डिस्काउंट को डिस्कस किया था। इसको डिस्कस किया था मैंने, डिस्काउंट। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डिस्काउंट टू टाइप से होता है। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? टू टाइप का डिस्काउंट होता है। फर्स्ट जो है वो है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड है कैश डिस्काउंट। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट, ठीक है। मैंने दोनों को डिफाइन किया था, किस केस में कौन सा डिस्काउंट देते हैं, किसका मीनिंग क्या है, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे तो मैंने कहा था, मैं समझा था, फिर से समझा रहा हूं। इसको कहते हैं हम लोग व्यापारिक बट्टा और इसको कहते हैं हम लोग नकद बट्टा, ठीक है। अब क्या होता है, हर बिजनेस या हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसकी सेल बहुत ज्यादा हो, उसका माल बहुत ज्यादा बिके। लेकिन माल कब बिकेगा, सेल ज्यादा कब होगा? कुछ भी नहीं करेंगे तो सेल नहीं हो सकता। हम कुछ भी ना करें तो सेल नहीं हो सकता। फिर उतना ही होगा जितना जनरली होना है, एक्स्ट्रा उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो सेल को इंप्रूव करने के लिए क्या करें? कुछ हमें ऐसे काम भी करने होते हैं जिनसे सेल इंप्रूव हो जाता है। उनमें एक तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, उससे सेल इंप्रूव होती है। बट हम और भी ज्यादा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से जो एडवांटेज हो तो एवरी का जो शॉपकीपर है उसका एडवांटेज ले सकता है, एड सभी कर लेंगे, क्लियर। बट अब मैं जो बताने वाला हूं, वी कैन से द वर्ड्स जस्ट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का पार्ट मान लेते हैं, बट है क्या वो एक तरह से एक मोटिवेशन है, एक अट्रैक्शन पॉइंट है। क्या अट्रैक्शन पॉइंट है? कि कस्टमर जब हमारी शॉप के सामने से निकले, इसके फ्रंट से निकले और वो हमारे शॉप को देखे तो उसके पैर वहीं पर रुक जाने चाहिए। कुछ ऐसा करें कि कस्टमर हमारे शॉप के सामने से निकल रहा है और वो हमारे शॉप की तरफ देखे और वहीं रुक जाए। तो ऐसा क्या करें? तो ऐसा क्या है कि हम उसको किसका लालच दें, ग्रीड करें, किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। तो ये डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या करता है, कस्टमर को अपने शॉप की ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्यों? कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसको लगा रही यहाँ तो डिस्काउंट है, तो वो क्या करेगा, उस डिस्काउंट के लालच में, उस डिस्काउंट के लिए गुड्स को हमारे शॉप से ही परचेस करेगा। तो डिस्काउंट देख के ही वो हमारे शॉप में आया, इसका मतलब हमने सेल में इंप्रूवमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया, वो कौन सा हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। हम क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? देने के पीछे रीजन क्या है? तो वो है इंप्रूवमेंट इन सेल्स। सेल्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए, सेल्स को मोटिवेट करने के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर। और ये जो डिस्काउंट है ये बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, आई मीन ये क्रेडिट सेल और कैश सेल्स दोनों पे दिया जाता है। ये डिस्काउंट होता है वो क्रेडिट सेल के ऊपर भी होता है और कैश के ऊपर भी होता है। कि आप एक बार शॉप में आ जाओ
आप हमसे कैसे भी गुड्स परचेस करोगे हम आपको डिस्काउंट देंगे। आप कैश में लेके जाओगे तब भी डिस्काउंट मिलेगा, आप कैश में नहीं लेके जा रहे हो, फ्यूचर में बाद में पैसा लोगे तब भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट की बात करें, कस्टमर अपने शॉप में आ गया, उसने सेल ले लिया, अब हम ये चाहते हैं कि वो हमें अमाउंट भी क्विकली देके जाए या अमाउंट जल्दी देके जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और लालच देना पड़ेगा, थोड़ा सा लालच और देना पड़ेगा, थोड़ा सा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको इस डिस्काउंट के अलावा भी कुछ डिस्काउंट और देंगे। कैसे? ये तो इसलिए था कि वो सेल्स के लिए हमारे शॉप पे आए, अब हम उसको कहेंगे कि ठीक है आपने गुड सेल कर लिया और सपोज आपको हमें 20% डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन बट यदि आप रिसेंटली अभी हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 10% और देंगे। वो 10% और कब देंगे? जब वो हमें पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट को इफेक्ट करने के लिए, पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए आई मीन फास्ट पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है। कौन सा उसमें है? इम्प्रूवमेंट इन कैश पेमेंट, इम्प्रूवमेंट इन कैश पेमेंट, और ये ओनली कैश सेल्स पे ही दिया जाता है, क्रेडिट पे नहीं दिया जाता है। क्यों? क्रेडिट में तो पेमेंट ही नहीं कर रहा ना, वो पेमेंट नहीं करेगा तो डिस्काउंट क्यों देंगे? बस ये डिस्काउंट दे देंगे। पेमेंट भी करेगा तब इसकी बात आएगी, जब भी वो पेमेंट करेगा हम एक डिस्काउंट और उसको देंगे। तो ये तो हमने डिफाइन किया डिस्काउंट को। बात करते हैं कि एंट्री के रिगार्डिंग क्या बेटर रहेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, नो एंट्री will be passed। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। जैसे किसी भी गुड्स की एमआरपी है 100 रुपीज और हम उसको 20 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कस्टमर से जो बिल भी बनाएंगे ना वो 80 रुपीज का बनेगा, एंट्री भी 80 रुपए से होगी, उस 20 की हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, बट कैश डिस्काउंट की ऑलवेज एंट्री की जाती है। कैश डिस्काउंट की ऑलवेज एंट्री की जाती है। क्यों? जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं कि कितने का गुड्स हुआ उसके बाद वो हम डिस्काउंट देते हैं, तो इसलिए क्या होगा? एंट्री विल बी पास्ड। इसके लिए क्या बनेगा? एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, तो पहली बात थी ये सेल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, तो ये कैश पेमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। ये बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आई मीन क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों पे दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली कैश पे दिया जाता है। थोड़ा हम बात करें कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी नहीं होती है। फिर मैं बात करूं कि सीक्वेंस कि पहले कौन सा डिस्काउंट दिया जाए, आई मीन पहले कैश डिस्काउंट दिया जाए या पहले कैश डिस्काउंट दिया जाए या पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, कौन सा डिस्काउंट पहले दिया जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे एक बार 100 रुपीज थी, पहले डिस्काउंट दिया, अब 80 रुपीज हो गया। अब जो 80 रुपीज हमें उससे लेने हैं वो 80 रुपीज दे रहा है, या हम चाहते हैं कि वो 80 रुपीज सेम टाइम दे दे और हम यहाँ पर 10% और देंगे। इसका 10% 8 रुपये होता है, हम उससे कितना लेंगे? 72। तो ये जो डिस्काउंट है वो है ट्रेड डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो डिस्काउंट हम देते हैं वो ऑलवेज क्या ट्रेड डिस्काउंट होता है। कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले देते हैं, सीक्वेंस में इसका नंबर 1 पे आता है। बट जब ट्रेड डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्काउंट देते हैं और उस नेक्स्ट डिस्काउंट को कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इज दिस क्लियर? इस तरह से हमने रिविजन कंप्लीट कर लिया और आगे बढ़ते हैं आज वीडियो के साथ।
देखिए अब नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक बोला मैंने, चैप्टर नहीं बोला, चैप्टर वही चल रहा है, उसमें जनरल कॉन्सेप्ट है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन है, और उसमें जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है, और नेक्स्ट टॉपिक है लेजर, जिसको बोलते हैं हम लोग खाता बही। आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेजर, हिंदी में कहते हैं खाता बही। एज यूजुअल सबसे पहले हम ये समझेंगे कि खाता बही होती क्या है, लेजर होती क्या है, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि लेजर होती क्या है तभी तो हम इसको जरा डीपली समझ सकते हैं। तो देखिए हमारी जो बुक होती है, बुक में फ्रंट पे एक इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स में पेज नंबर विद चैप्टर लिखे होते हैं। मैं कोई लाइन बोलूँ या कोई टॉपिक बोलूँ, कहूँ ये पेज आप निकाल लीजिए, तो आप इजीली निकालोगे, आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पेज नंबर बोल दिए और फ्रंट पे भी पेज नंबर ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर? ऐसे क्या होता है, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था तो सबसे पहले जर्नल होती है, सबसे पहले क्या होता है जर्नल, और जर्नल के बाद हम जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्रीज है, उसको किस में लेके जाते हैं, लेजर में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं, लेजर में। कौन से पेज, कौन से पेज पे, तो हम क्या करते हैं, कौन से पेज पे, तो हम क्या करते हैं कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उसमें हमने कॉलम बनाया था लेजर फोलियो। हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें पता रहे कि कौन से पेज पे हम, जर्नल के कौन से पेज पे हमने ये पर्टिकुलर एंट्री पास की है। और ऐसा क्यों करते हैं वो सुन लीजिए। जैसे राम एक आपका रेगुलर कस्टमर है, राम एक आपका रेगुलर कस्टमर है, आप इसको क्रेडिट और कैश दोनों तरीके से गुड सेल करते हो। आप इसे उधार माल में बेचते हो, आप इसे नकद माल भी बेचते हो। ठीक है, काफी टाइम तक इस करता रहा राम, कभी कभार पेमेंट कर दिया करता था, कभी कभार नहीं करता था, बाद में देने के लिए प्रॉमिस करता था। 6 मंथ बाद राम आया और वो इस इंटेंशन के साथ आया कि वो कंप्लीटली फुल एंड फाइनल पेमेंट करना चाह रहा था। वो हमारे पास आया, बोला तो भैया बताओ कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, उसने ये हमसे कहा। अब हम कैसे बताएं उसको कि राम से हमें कितना पैसा लेना है, राम को कैसे बताएं कि भाई इतने पैसे दे दो। दो तरीके हैं, फर्स्ट हम जो अभी कर चुके हैं उसकी बात करेंगे कि जर्नल के थ्रू चलते हैं। इसके थ्रू चलते हैं जर्नल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, वो एवरी एंट्री हम चेक करेंगे, सारी एंट्री चेक करेंगे जिसमें बीआर और सीआर में राम इफेक्ट हुआ है। कौन इफेक्ट हुआ है, राम। तो जितनी भी एंट्रीज में राम का नाम आ गया, इसका मतलब ये राम को सेल की एंट्री है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, एवरी मंथ चेक करेंगे, और एवरी मंथ की एवरी डेट भी चेक करेंगे कि राम को कब कब किस दिन कितना कितना गुड्स हमने सेल किया है। ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद हम उसका टोटल लगाएंगे, क्या इस मंथ में इतनी बार आपको सेल किया, इस मंथ में इतनी बार सेल किया, इस मंथ में इतनी बार सेल किया, फिर टोटल लगाएंगे और फिर उसको बताएंगे कि भैया इतने पैसे दे दो। लेकिन क्या राम हमारे टाइम जो शॉप पे आया है, तो शॉप पे तो क्या कस्टमर एंटर आते रहते हैं, कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर ऑलरेडी शॉप पे है और राम भी उसके बाद है, कस्टमर ऑलरेडी वहां पे है और राम भी वहां पे आ गया। यदि राम को हम डील करें, कस्टमर को भूल जाए, तो कस्टमर क्या होगा, नाराज होकर चला जाएगा, हो गया नुकसान। यदि कस्टमर को हम ध्यान दें तो राम चला जाएगा। हम दोनों को ध्यान रखना चाहते हैं तो इतना टाइम नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम दोनों को एक साथ हैंडल कर लें, दोनों को एक साथ हैंडल कर लें। ये भी परेशान नहीं होगा, पजल्ड नहीं होगा, ये भी पजल्ड नहीं होगा, तो कैसे क्या करें। तो इसके लिए क्या होता है, हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे और वो अकाउंट किसका होगा, राम का होगा। किसका होगा, राम का एक अलग से अकाउंट हम बना लेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या करेंगे, जर्नल तो बना रहे हैं, राम का अकाउंट भी बना रहे हैं। जब जब राम हमारे पास आया और उसने हमारे ट्रांजेक्शन किया, जर्नल तो लिख ही रहे थे, साथ में हम उसको कहाँ लिख रहे हैं, उसके अकाउंट को लिख रहे हैं। इस अकाउंट में केवल कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, जो केवल राम ने किए हैं, औरों से मतलब इसमें नहीं है। अब जब राम आएगा तो इस बार हम सारी एंट्री चेक नहीं करेंगे,
सीधे कौन सा अकाउंट निकालेंगे, राम का अकाउंट निकालेंगे और राम के अकाउंट में सारी डिटेल हो जाएगी, कब कब कितना लिया, कितना नहीं लिया, कितना देना है, वो सारे हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमें एवरी पेज चेक नहीं जानते, एवरी पेज चेक नहीं करना, टोटल भी करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है, राम के अकाउंट में आ जाओ और वहीं से बताओ भाई ये रहा, वो देखना चाहिए तो बता भी सकते हैं, देखो आप कब कब कुछ लेके गए हो, कब कब आपने पेमेंट कर दिया है, कितना बाकी रहा, सब कुछ इस पर मिल जाएगी, तो टाइम खराब नहीं होगा। तो एक्चुअली यही है लेजर, ये क्या है लेजर, कि सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिख देते हैं, सेम नेचर के या किसी पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर जो नेचर है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग ना लिखकर हम क्या करते हैं, एक जगह उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जिससे हमें इजी में, जिससे हमें फ्यूचर में इजीली कंक्लूजन करने में हेल्प मिल जाती है। ये तो जानते हैं कि अकाउंटिंग में जो हम एंट्रीज करते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो उनको शॉर्ट वे में और फास्टली मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। पर ध्यान रखना, लेजर में केवल सेम नेचर के ट्रांजैक्शन आएंगे, क्या आएंगे, सेम नेचर के ही ट्रांजैक्शन आएंगे। मैं राम की बात कर रहा हूँ, राम के ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे, मोहन के इसमें नहीं आएंगे, मोहन का अकाउंट अलग बनेगा। आई बात समझ में, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को उससे रिलेटेड अकाउंट में मेंशन करना ही लेजर होता है, खाता वही होता है, और ये बड़ी आसान है, इससे टाइम सबका सेव होता है। काफी बिजनेसमैन तो क्या करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं वो एंट्रीज करते ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्या मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन कर लेते हैं, या जब एंट्रीज करते भी हैं तो जो पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं उनकी नहीं करते, उनकी सीधे खाते में लिखते हैं, बाकी की वो एंट्रीज करते रहते हैं, तो दोनों काम उनका हो जाता है। आई बात समझ में। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस लेजर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, एक बार फिर से मीनिंग देखते हैं इसका, कि सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिखना लेजर कहलाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लेजर कहते हैं। और लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं, लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स होंगे उन सब की लेजर बनेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बार कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं सबसे लिख रहा हूँ लेजर, ठीक है। और लेजर में मैंने क्या पता हेडिंग है, इसमें अकाउंट बनते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले बना रहा हूं मैं कैश अकाउंट, इसका अलग फॉर्मेट है, हमारे जो अकाउंट्स है उसमें या तो जनरल है या अकाउंट है, जनरल दो चलेंगे, जनरल का फॉर्मेट, अकाउंट को अकाउंट का फॉर्मेट, 90-95% ये कवर करते हैं, 10% थोड़ा बहुत अलग है। तो जो अकाउंट है उसको लेजर भी कहते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है थोड़ा ध्यान समझना, जनरल से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इसके लिए हमें जो भी अपना पेज है उसको टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है, कितने पोर्शन में डिवाइड करना है, टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना, ठीक है। अब टू इक्वल जो पोर्शन हो गए हैं, ये वाला और ये वाला, इधर का जो पोर्शन है वो है डेबिट साइड, कौन सा है, डेबिट साइड। अब इधर का जो पोर्शन है वो है क्रेडिट साइड, 50% पार्ट किसका है, डेबिट साइड का है, और 50% पार्ट किसका है, क्रेडिट साइड का है, ओके। अब क्या होगा, टू इक्वल पोर्शन बना लिया, अब इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो कॉलम इसमें हम ड्रॉ करेंगे सेम कॉलम इधर भी बनेंगे। कॉलम क्या होंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट, आई मीन डेबिट साइड का फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डेट, तो क्रेडिट साइड का भी फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डेट ही होगा, ठीक है। डेबिट साइड का भी फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डेट, तो क्रेडिट साइड का भी क्या होगा, डेट। देन अगला वाला होगा पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स, तो इधर का भी सेकंड कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम की बात की, सेकंड की बात की, इधर फर्स्ट की बात की, सेकंड की बात की, अब एक बार लास्ट कॉलम की बात करेंगे, कुछ रीजन भी है आप समझ जाते हैं। इधर से लास्ट कॉलम अमाउंट, तो इधर से भी लास्ट कॉलम क्या है,
अमाउंट। अमाउंट के साथ रुपीस का साइन तो आपको कंपल्सरी वे में यूज करना ही करना है। अमाउंट के साथ रुपीस का साइन आपको कंपल्सरी यूज करना है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, एक और कॉलम बनेगा आपका जो काफी छोटा होगा और इसका नाम होगा जे एफ। देखिए एक छोटा सा कॉलम हमने जनरल में बनाया था जो कभी काम नहीं आता तो बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर है। वहां का एल एफ लेजर फॉर यू, वहां से एंट्री लेजर में आती है। तो लेजर में कहां से जनरल से आई, यहाँ भी बताना पड़ता है कि कौन से जनरल के कौन से पेज से आ रहा है। जनरल है, जनरल के कौन से पेज से एंट्री इसके अंदर आ रही है, इसलिए आप लिखते हैं जेएफ। तो कितने कॉलम हो गए, 4। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और सेम वही कॉलम इधर भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी लेजर होती है उसको सबसे पहले फर्स्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर। और जो कॉलम एक साइड के होते हैं सेम वही सेकंड साइड के भी होते हैं। अब साइड कितनी होती है, 2 साइड होती है, तो 2 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट क्या है, डेबिट साइड, डीआर साइड, तो सेकंड क्या लिखा मैंने, सीआर साइड। इसके कितने कॉलम होंगे, 4, तो इसके कितने होंगे, 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, तो इसकी भी डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुआ तो उसी दिन यहाँ डेट कॉलम लिखा जाएगा, ट्रांजैक्शन क्या हुआ यहाँ लिखा जाएगा, ये खाली रहेगा, कुछ लिखना नहीं है। अमाउंट में कितना अमाउंट था वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि जब भी हम लेजर बनाते हैं, आई मीन कोई अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं, आई मीन खाता वही बनाते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो डीआर साइड में कुछ भी जब हम रिकॉर्ड करते हैं, डीआर साइड में हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले हमें यूज करना होगा टू। डीआर साइड में हम कुछ भी यूज करेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले हमें क्या यूज करना होगा, टू यूज करना होगा। ये टू ओनली किसके लिए यूज करना, डीआर साइड के लिए। लेजर में हम डीआर साइड और सीआर साइड बोलते हैं, और जनरल में हम डीआर और सीआर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, जनरल में डीआर और सीआर बोलते हैं, लेकिन लेजर में डीआर और सीआर नहीं बोलते, डीआर साइड और सीआर साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड जो होती है वो डीआर साइड होती है, राइट साइड होती है वो सीआर साइड होती है। डीआर साइड में कुछ भी हम लिखेंगे वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा, लेकिन सीआर साइड में कुछ भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो स्टार्ट होगा 22 से। इससे तो स्टार्ट होगा 22 से स्टार्ट होगा। तो डीआर साइड में क्या यूज करना है, टू, कब, जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, और सीआर साइड में क्या करना है, बाय। इधर ना मैं आपको तो इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो एंट्रीज की फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लेजर जो बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो एंट्रीज से ही बन सकते हैं। लेजर से एंट्रीज नहीं बनती है, एंट्रीज से लेजर बनती है, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कोई एंट्री किस अकाउंट में कब आती है, कितनी हम लेजर बनाएं, किस तरह से बनाएं, किस तरह से उसको रिकॉर्ड करें, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो इतना कोई टिपिकल नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, और इसका काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है काफी सिंपल है। अब कितने लेजर बनाए तो बता देता हूं, कितनी लेजर बनेगी। सपोज एक कैश अकाउंट हो गया, तो कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैश का लेजर क्यों बनाते हैं, ठीक है, और इसमें कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो ऐसी कोई भी एंट्री, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके चाहे डीआर या फिर सीआर में कैश इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश सब इसमें आ जाएगा। क्यों बनाते हैं, तो सुनिए, हमारे पास कब कब कितना कितना कैश इन हुआ, कब कब कितना कैश आउट हुआ, एंड एट प्रेजेंट जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, हमारे पास कितना कैश है, कितना आया कितना गया, और अब हमारे पास कितना बचा हुआ है ये जानना है। हम क्या करेंगे, कैश का अकाउंट बना लेंगे, और डेली जो भी कैश के ट्रांजैक्शन हो गए डायरेक्टली एंट्रीज के साथ साथ हम उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर लेंगे। तो जब ये बात बता रहा हूँ तो हम एंट्रीज चेक नहीं करेंगे वन बाय वन, डायरेक्टली कैश अकाउंट रहेंगे और सीधे इसको देखकर हम रिप्लाई कर सकते हैं कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, ठीक है। अब मैं जैसे कहूँ कि बिजनेस स्टार्ट किया,
तो बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है? कोई भी ऑनर है जब बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? मैंने कहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री थी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। और इसका मैंने पूरा आपको ओल्ड वीडियोस जो बनाए हैं, युवराज आपने सारे ओल्ड वीडियोस वॉच किए हैं? आपने सारे जो ओल्ड वीडियोस हैं क्या आपने वॉच किए हैं? यदि वॉच नहीं किए हैं तो आप क्या करना, आई थिंक 16-17 नंबर का वीडियो है, कोई वीडियो तो लंबा नहीं है, अपना लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप एक बार सबको देखना यदि नहीं देखा हो तो उससे क्या होगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि 16 क्लास के बाद आप ले रहे हो तो आपको न्यू है, बट आपने स्टार्टिंग से सारी क्लासेस की है तो आपको हाँ ठीक है मुझे तो आता है इजीली। तो मैं कह रहा था कितने लेजर बनाए, कितनी लेजर बनाए मैं बता रहा था। तो इस एंट्री में कैश इफेक्ट हुआ, कितना हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, कैपिटल इफेक्ट हुआ। तो कैश की लेजर बनेगी, हमें कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। एक ही अकाउंट दो बार कभी भी नहीं बनेगा। अब मान लो यहाँ पे कैश आ गया, आगे जाके किसी और एंट्री में भी कैश आएगा तो दोबारा से कैश अकाउंट नहीं बनेगा, एक वो बना चुके हैं उसमें ही वो एंट्री आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं कौन सी एंट्री दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि गुड्स को परचेज करने की एंट्री है। तो अब ये नई चीज क्या है, परचेज, इसका लेजर बन चुकी है, बना रहे हैं, इसके लेजर बना रहे हैं, अब नया नाम क्या किया, परचेज, इसकी भी लेजर अलग से बनेगी, नीचे क्या है कैश, इसके अलग से नहीं बनेगी, क्यों, पहले से एक लेजर एक अकाउंट में बना चुके हैं। तो सेम अकाउंट बार बार नहीं बनेगा, वन टाइम बनता है, पर जितने जितने डिफरेंट पॉइंट आपके एंट्रीज में आ रहे हैं उन सब की लेजर बनती है, जितनी भी डिफरेंट चीजें आपकी आती है एंट्रीज के अंदर उन सब का हमें लेजर बनाना होता है, पर कभी भी लेजर रिपीट नहीं होती है। ठीक है, और लेजर में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, लेजर में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो बैलेंस कैलकुलेट करने में क्या हुआ, सारी एंट्रीज आ गई, पूरे साल का है, पूरे ईयर का है, पूरे मंथ का, जो ट्रांजैक्शन कैश वाले सारी निकली, इधर तो क्या हुआ और इधर क्या हुआ, हम टोटल करेंगे, ये सेट में ज्यादा हो सकती है, इधर में अमाउंट ज्यादा हो सकता है, इधर में ज्यादा हो सकता है, किधर ज्यादा है ये कैलकुलेट करना ही बैलेंस है, किधर ज्यादा है ये कैलकुलेट करना ही क्या है, बैलेंस है। जैसे मैं कहूं इधर आया 1 रुपीस और इधर का टोटल की बात कर रहा हूं, इसका टोटल लगाया मैंने 1 रुपीस आया, इसका टोटल हुआ 80,000 रुपीस, इधर क्या बना, इधर क्या बना, तो वो 20,000 हम जो कैलकुलेट थी कैसे किए, पहले इस सेट का टोटल किया, फिर इस सेट का टोटल किया, फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। लेकिन ये बैलेंस जो कैलकुलेट होता है वो ओनली या तो किसका होता है, या तो एसेट्स का होता है या फिर वो लायबिलिटीज का होता है। बैलेंस किसका कैलकुलेट करते हैं, या तो एसेट्स का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं या फिर हम लायबिलिटीज का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। कभी भी एक्सपेंसेस का और इनकम का बैलेंस कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसका रीजन आपको आगे आपके चैप्टर में दिया जाएगा, फाइनल अकाउंट में आप समझ जाओगे, और एक ट्रायल बैलेंस का चैप्टर भी आएगा उसमें भी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो इतना कोई डाउट की बात नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं, काफी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, और जिस पर जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो आप लोगों के लिए अकाउंट्स तो कुछ तीन एक्चुअली सबसे इजी सब्जेक्ट अकाउंट्स है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑफलाइन है और थोड़ा सा रेगुलरिटी चाहिए, मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी इंग्लिश, ज्यादा इंग्लिश नहीं, थोड़ी सी इंग्लिश है जो आपको लर्निंग करनी होती है, यूज करने के साथ साथ धीरे-धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको उनका पूरा ध्यान रखना है और अपनी जो स्टडी है उसको परफेक्टली करते रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।